हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस ओम में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर में चल रहे थे, तो आज हमारा एक नया टॉपिक आपके सामने मैं लाया हूँ, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य की भाग। ठीक है, तो फ्रेंड्स ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलते हम सीधे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की ओर, यानी वाक्य की भाग। ठीक है, अंग्रेजी में जब भी कोई वाक्य होता है उसके कितने भाग होते हैं ये हमें जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं आपका, देखिए जो सेंटेंस होता है वो मेनली आपके तीन भाग होते हैं। उसमें ध्यान दीजिए, फिर से सुन लीजिए। जो सेंटेंस यानी वाक्य जो होता है अंग्रेजी में, उसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, तीसरा है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं और ऑब्जेक्ट को हिंदी में कारक कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी यानी कि सेंटेंस में तीन पार्ट होंगे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के अंदर कई पार्ट होते हैं। देखिए सब्जेक्ट के अंदर नाउन भी सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, प्रोनाउन, जीरंड और इन्फिनेटिव। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अंदर चार चीज आती है, नाउन, प्रोनाउन, जीरंड और इन्फिनेटिव। उसके बाद वर्ब की हम बात करें तो वर्ब में मेन वर्ब होता है एक, दूसरा आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, तीसरा आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, चौथा आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है और पांचवा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं आपका, अब तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्लियर हो गया, क्रिया वर्ब क्लियर हो गया, अब ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो पार्ट होता है वो दो भागों में विभाजित होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट की हम बात करें तो इसमें सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। यही मैंने आपको ये खाने में जो दिखा रखा वो यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखो, ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट में हम बात करते हैं तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक पूरा आपका एक रेखा चित्र आपके दिमाग में आ गया होगा। अब हम एक एक करके चलेंगे, पहले सब्जेक्ट में चलेंगे, फिर वर्ब में चलेंगे, फिर ऑब्जेक्ट में चलेंगे। तो फ्रेंड्स ये रेखा चित्र आपके समझ में आ गया होगा। फिर से समरी आपको मैं कर दूं कि जो अंग्रेजी में वाक्य जो होते हैं या सेंटेंस होते हैं वो तीन भागों में विभाजित होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पुनः कई भागों में विभाजित है, नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इन्फिनेटिव, ये सारे सब्जेक्ट हैं। वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सारे आपके वर्ब के प्रकार हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपके दो पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट में आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो एक एक करके चलते हैं, हम सबसे पहले सब्जेक्ट में चलेंगे। ठीक है, हालांकि इसकी डिटेल में बाद में आपको बताऊंगा, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें बाद में बताई जाएंगी, डिटेल में बताई जाएंगी, लेकिन ये यहाँ पर हम जो है एक खाका खींच रहे हैं आपका। ठीक है, तो चलते हैं आपका सब्जेक्ट में। तो फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो नाउन की हम बात करें तो किसी भी प्राणी का नाम, ठीक है, वो नाउन है। जैसे मेरा नाम नाउन है, यानी आपका नाम क्या है वो नाउन है। जो कुत्ते का नाम नाउन है। अगर जगह की बात करें तो पौड़ी एक जगह का नाम है, तो वो भी नाउन है। देहरादून एक नाउन है। ठीक है, वस्तु की बात करें तो जैसे मार्कर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उनके जो भी नाम है वो भी नाउन है। ठीक है, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता। ठीक है, निराकार यानी कि जिसका कोई आकार नहीं होता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, जिसका कोई आकार नहीं होता वो भी आपका एक नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते और अपने सेंस से महसूस नहीं कर सकते, तो वो चीज़ जो है आपके नाउन के अंतर्गत आता है। ईमानदारी है जैसे, वो नाउन के अंतर्गत आया। गॉड यानी भगवान नाउन के अंतर्गत आया। ठीक है, तो ये था आपका नाउन। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ही, सी, इट, ठीक है, यू, आई, वी, दे, दैट, दोज, दीज। ठीक है, तो ये सारे आपके किसके अंतर्गत आ गए? प्रोनाउन के अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो हालांकि इसमें देख रहे होंगे आप, जो फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन में आपका सिंगुलर जो है ही, सी, इट, दिस, दैट, है ना, तो ये होता है, और दीज, दोज ये होता है। वो सारे आपके देख रहे होंगे प्रोनाउन में आए हैं, केवल नाम को छोड़ के, है ना, राम है, गीता है, इन चीज़ों को छोड़ के ये सारे प्रोनाउन में आए हुए आपने देखा होगा। तो यानी कि जीरंड की बात करते हैं तो फ्रेंड्स जीरंड में आपका देख रहे हैं वर्ब प्लस आईएनजी। जीरंड कभी भी याद रखना, तो जीरंड भी एक नाउन की तरफ प्रयोग होगा कब? जब वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो वर्ब में जब आईएनजी लगता है तो वो नाउन में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीरंड कहते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो टू प्लस वर्ब, जब वर्ब के पहले टू लग जाएगा तो यानी कि वो
जो क्रिया है फिर क्रिया न रह के नाउन बन जाती है और इन्फिनेटिव होती है, ठीक है, इन्फिनेटिव नाउन, ठीक है। तो नाउन का एक प्रकार इन्फिनेटिव हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो फ्रेंड्स वर्ब में चलते हैं। जो सब्जेक्ट था नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड, इन्फिनेटिव, इसमें हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। इसका एक एक टॉपिक हम ले चलेंगे, ये प्रत्येक टॉपिक में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो वर्ब में चलते हैं। वर्ब में आपने देखा मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ये है आपका। तो मेन वर्ब की बात करें तो कोई भी काम, ठीक है, जैसे नाचना, खेलना, सोचना, ठीक है। तो जैसे ब्रेन काम कर याद करना, ठीक है। तो ये जो कोई भी काम होता है, नाचना, खेलना और सोचना, ये सारे मेन वर्ब के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कहते हैं हिंदी में से, या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि सब्जेक्ट किस अवस्था में है, ठीक है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, प्रेजेंट अवस्था में है, पास्ट अवस्था में, या फ्यूचर अवस्था में, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब से हमें ये पता चलता है, या सहायक क्रिया से या ऑक्सिलरी वर्ब से हमें ये पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट किस अवस्था में है, प्रेजेंट अवस्था में है, या आपका पास्ट की अवस्था में, या फ्यूचर की अवस्था में है। बात करते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब की। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब में कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, ये आते हैं आपकी, ठीक है। बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऐसी क्रिया जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ देखो, ऐसी क्रिया जो जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पर आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। यानी कि जैसे एग्जांपल्स आपका एक है, हम एग्जांपल्स की बात करें तो राम प्लेज फुटबॉल, तो राम फुटबॉल खेलता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, फुटबॉल है। तो यानी ये जो प्लेज है, ये जो क्रिया है, यहाँ पर आपकी कैसी क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है, ऑब्जेक्टिव क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फुटबॉल है यहाँ पे, ठीक है। तब इसका नाम पड़ा स्वकर्मक, यानी कर्म के साथ, ठीक है। तो ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ पाई जाती है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो हम बात करते हैं आपका अकर्मक क्रिया की फ्रेंड्स। तो अकर्मक क्रिया, एक मिनट, तो यहाँ पर देख लीजिए इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। और मीन्स नहीं, यानी कि ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ नहीं है, और तभी इसका नाम पड़ा अकर्मक, कर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ नहीं है, कर्म यहाँ पर उपस्थित नहीं है। जैसे एग्जाम्पल्स हम लेते हैं तो राम प्लेज, तो राम प्लेज, राम खेलता है। तो अभी जो प्लेज है, ये वर्ब है, ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर क्यों, ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता, इसलिए इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो चलते हैं एक एक करके आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा सब्जेक्ट की दो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। पहला आपका नहीं सॉरी सेंटेंस की दो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई, कि वाक्य की दो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया और दूसरा आपका वर्ब के लिए कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट में, हालांकि इसकी डिटेल में हम बाद में चलेंगे, ठीक है। तो अब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट, तीसरा जो पार्ट था उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कारक कहते हैं हिंदी में। तो ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिए, अब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट वो है जिस पर सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हालांकि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट को दो भागों में विभाजित किया था, यानी कि एक ऑब्जेक्ट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। ये आपको मैंने पहले रेखा चित्र में बता दिया था, ठीक है। तो यानी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, यानी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव जो पार्ट है वो दो भागों में विभाजित था यहाँ पे। पहला था ऑब्जेक्ट में और दूसरा कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। अब तो फ्रेंड्स ये आप रेखा चित्र मैंने पहले भी बता दिया था कि ऑब्जेक्टिव जो पार्ट है उसको हमने दो भागों में विभाजित किया था, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में। ऑब्जेक्ट भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में विभाजित था, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको दो भागों में विभाजित था, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स में विभाजित था। तो अब फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट आप जान गए, ऑब्जेक्ट पर क्या होता है, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट की हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है टू कंप्लीट, यानी कंप्लीट करना, ठीक है। यानी कॉम्प्लीमेंट को सेंटेंस में फिट करने हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स को सेंटेंस में फिट करने हेतु प्रयोग किया जाता है। यानी कॉम्प्लीमेंट्स है क्या, जब किसी सेंटेंस में, ध्यान दीजिए, जब किसी सेंटेंस में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो ही नहीं, ठीक है, जब किसी सेंटेंस में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो ही नहीं। अब यहाँ पर क्या नहीं हो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब किसी सेंटेंस में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो ही ना हो, इसको बार बार ध्यान से पढ़िए ताकि आपको बाद में जो इसका डिटेल होगा तो उस क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये परिभाषा क्लियर होनी जरूरी है। जब किसी सेंटेंस या जब किसी वाक्य में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो ही नहीं जिस पर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़े,
तो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट। यानी जब किसी सेंटेंस यानी जब किसी वाक्य में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो ही नहीं, वहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिस पर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़े, ठीक है, तो सब्जेक्ट द्वारा किए जो कार्य है उसका प्रभाव पड़े, तो वहाँ पर जब ऐसा नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो वहाँ पर किसका प्रयोग होता है, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव होता है, तो तब वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। हालांकि ये आपको जब सेंटेंस हम करेंगे तो उसमें क्लियर होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर मैंने देखा रेखा चित्र के माध्यम से समझा रखा है। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, दो भागों में विभाजित है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में। तो ऑब्जेक्ट में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट में आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब हम चलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, यानी कि डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है, मैंने ऑब्जेक्टिव जो पार्ट है उसमें दो भाग थे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो हम चलते हैं पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसको देखेंगे। जिस पर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे उदाहरण, आप उदाहरण से समझिए, इसको क्लियर हो जाएगा। मैंने पत्थर फेंका, ठीक है, तो पत्थर मेरे द्वारा, ठीक है, फेंका गया। मैंने पत्थर फेंका, तो कार्य जो है फेंकने का हो रहा है, डायरेक्ट प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो कार्य का पत्थर पर मेरे द्वारा किए गए कार्य का जो है डायरेक्ट, ठीक है, जो पत्थर है पत्थर पर मेरे द्वारा किए गए कार्य का डायरेक्ट प्रभाव पड़ा, तभी तो पत्थर अपनी जगह से हिला, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो पत्थर यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट यानी सीधे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, जिस पर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है, मैंने, मेरा जो पत्थर पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ा, मैंने पत्थर फेंका तभी तो हिला, तो ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे दूसरा है, उमांस ने उर्वशी को धक्का दिया, ठीक है। तो उमांस ने धक्का दिया, किसको दिया, उर्वशी को, ठीक है। तो उर्वशी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। तो उमांस ने सीधे उसको धक्का दिया है ना, डायरेक्ट यहाँ पर कार्य हो रहा है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, उर्वशी। हालांकि किसी भी सेंटेंस में या वाक्य में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको, किसी भी वाक्य में या सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट पता करना है, कर्म पता करना है, तो यानी क्रिया के साथ किसको और क्या का प्रयोग करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट अपने आप ही आ जाएगा। जैसे उमांस ने उर्वशी को धक्का दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पर करेंगे धक्का किसको दिया, उर्वशी को, ठीक है। अब सब्जेक्ट का पता करेंगे तो कौन का प्रयोग हुआ, ध्यान दीजिए, यानी धक्का कौन दिया, उमांस दिया। तो यानी कि आप समझ गए होंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम जान गए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देख लीजिएगा। तो जैसे मैंने आप पर पत्थर फेंका, ठीक है, तो मैंने फेंका पत्थर, ठीक है, पत्थर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने पत्थर फेंका, डायरेक्ट पत्थर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किस पर फेंका, इनडायरेक्ट, यानी कि आप पर, ठीक है। तो आप पर यहाँ पर क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी होगा, देखिए नोट 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 रूल है ये, किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी होगा जब वहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, तभी आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान दीजिए इस चीज को, ठीक है। तो चलते हैं आगे। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को हम एक उदाहरण से समझेंगे और अभी हम सीधे चलते कॉम्प्लीमेंट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी समझ गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी समझ गए। अब हम समझते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा आपको। जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। ध्यान दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, एम हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब वेटिंग है इसमें, ठीक है। फॉर आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है, और यू आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब कैसे हैं आप ध्यान दीजिए। दो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जब ऑब्जेक्ट से पहले, ध्यान दीजिए, जब ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग का प्रीपोजिशन का होना अनिवार्य हो या जरूरी हो, या वर्ब के बाद, ध्यान दीजिए, या मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का लगना जरूरी हो, तो ऐसे क्रिया में ऑब्जेक्ट यू, जो ऑब्जेक्ट यू है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट से पहले आपका प्रीपोजिशन यानी फॉर का प्रयोग हुआ है, ठीक है, या मुख्य क्रिया के बाद जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पर ऐसे जो शब्द हैं जैसे यू है उनको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ। तो चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, टू कंप्लीट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, टू कंप्लीट। कंप्लीट मैंने पूर्ण, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट वे होते हैं जो सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ध्यान दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्स वो होते हैं जो सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि सेंटेंस का सेंस पूरा हो जाए। ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा तो उसे हम
सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा तो उसे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण से समझते हैं इसको। तो समझ गए होंगे आप सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। टू एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यसी इज क्यूट। यसी क्या सब्जेक्ट है, नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब है, क्यूट एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एडजेक्टिव भी यही क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आप यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं। हालांकि देख रहे हैं आप सिंपल सेंटेंस में आ गए, यसी इज क्यूट। ठीक है, यसी क्या है, क्यूट है ना। तो यसी क्या है, क्यूट है। तो यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है, ध्यान दीजिए। सिंपल सेंटेंस में आप क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यशी ने कोई कार्य नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। तो देखिए, यशी द्वारा, सब्जेक्ट द्वारा यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो सब्जेक्ट द्वारा जब कोई कार्य नहीं होता है, हालांकि वो टेंस के अंतर्गत नहीं होता, मैंने पहले भी बताया था, यानी कि सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है तो वो सिंपल सेंटेंस में आता है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको पहले बताया था। तो इस वाक्य में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यशी के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, नहीं किया जा रहा है। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। इसको बार बार आप दोहराएंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक, अब देखिए, अथवा इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, क्यूट क्या है, एक जो शब्द है वो कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आया है। यह क्यूट शब्द जो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कैसा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब ये ध्यान दीजिए, कैसा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि क्यूट शब्द सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यानी कि यसी क्यूट है ना, सब्जेक्ट के बारे में क्या दे रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसलिए जो है यहाँ पर क्यूट जो है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, न कि ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलते हैं आगे हम। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, देहरादून इज ए नाइस सिटी। ठीक है, देहरादून सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, और इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। ए नाइस सिटी, देहरादून एक अच्छी, सुंदर, ठीक है, अच्छी सिटी है। ठीक है, नाइस सिटी, तो कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो बेस्ट पॉलिसी ये भी आपको कॉम्प्लीमेंट है, कैसा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर जो है ईमानदारी जो है एक अच्छी नीति है। तो फ्रेंड्स आगे देखेंगे कुछ और सेंटेंस को हम। यू आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तो प्लेइंग यहाँ मेन वर्ब है ना, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। आप देखिए, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इस सेंटेंस में आप समझ रहे हैं, यानी सब्जेक्ट के द्वारा कार्य हो रहा है। क्या क्या कार्य हो रहा है, खेलने का कार्य हो, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ध्यान दीजिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कहाँ था, जहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा था। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, ये जो बारीक चीज़ें हैं। ठीक है, तो यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगला देखिए, ही हैज ए फुटबॉल, उसके पास फुटबॉल है। अब देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस भी, ही हैज फुटबॉल, उसके द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पर जो है, जो फुटबॉल पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो फुटबॉल है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान दीजिए, कैसा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके पास एक फुटबॉल है, तो याद है, ध्यान दीजिए, तो फुटबॉल आप यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ना होकर क्या हो गया, सीधे कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, टू रीड इज ए गुड हैबिट, तो टू रीड क्या है, आपका सब्जेक्ट है। आपका कैसा सब्जेक्ट बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। देखिए, मैंने बताया था आपको, वर्ब में, वर्ब से पहले अगर टू लग जाएगा तो वो आपका इन्फिनेटिव बन जाएगा और सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो टू रीड इज ए गुड हैबिट, तो यहाँ पर गुड हैबिट क्या हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखिए, अगला देखिए, यू पीपल। ठीक है, तुम लोग। ठीक है, यू पीपल कलेक्टिव नाउन है, पीपल, और आपका यू क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो यू पीपल आर सेल्फिश। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फिश जो है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अगला देखिए, अयांश पुश्ड। ठीक है, अर्नवी, अयांश ने अर्नवी को धक्का दिया। देखिए, अब पुश में धक्का दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य कर रहा ना अयांश, धक्का देने का, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, अर्नवी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट के कार्य का डायरेक्ट प्रभाव पड़ा है। ठीक है, और तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, कौन, अर्नवी, क्लियर। उसके बाद आगे देखिए, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हॉबी है वो आपका क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। ठीक है, तो प्लेइंग क्या हो गया, यहाँ पर जीरंड हो गया, तो प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। ठीक है, पूरा सब्जेक्ट हो गया।
इज़ माई हॉबी, ये मेरा एक शौक है। तो यहाँ पर कार्य तो हो नहीं रहा, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, ही थ्रू द बॉल। तो यहाँ पर जो बॉल है वो आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ही थ्रू द बॉल ऑन मी। आप देखिए ध्यान दीजिए, ही थ्रू द बॉल, उसने बॉल फेंकी, बॉल क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑन मी अब मेरे ऊपर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर नोट, पहले बॉल पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ा, फिर मुझ पर जो है इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ा, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। ही थ्रू द बॉल हार्ड ऑन मी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हार्ड है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और ऑन मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट तभी होगा जब उस वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, ही थ्रू द बॉल हार्ड ऑन मी। अब देखिए यहाँ पर उसने बॉल फेंकी, ठीक है, उसने बॉल फेंकी, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द बॉल, उसने बॉल फेंकी, कार्य तो कर रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बॉल। अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट थ्रू द बॉल हार्ड, यहाँ पर जो हार्ड है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑन मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये अब हार्ड जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है इसको नोट करना आपने, ठीक है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट तो आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट अभी आया है, आपका ध्यान दिया होगा आपने। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो कॉम्प्लीमेंट है वो तभी होगा जब उस वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ये चीज़ आपने याद रखनी है, बार बार इसको रिवाइज करना है आपने। जब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तभी वहाँ जो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तथा यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दे, ठीक है। तथा यह कौन, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दे, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक और सेंटेंस है आपका, देखिए, तो फ्रेंड्स ये वाला सेंटेंस देखिए, डैड स्माइल्ड ए लॉट, ठीक है। तो डैड जो है पिताजी मुस्कुराए, है ना, तो ए लॉट यानी बहुत अत्यधिक मुस्कुराए। अब भाई कार्य तो हो नहीं रहा है ना, खाली मुस्कुरा रहे हैं, तो ए लॉट यानी कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो और स्माइल जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये तो आपको मैं बता ही चुका। तो फ्रेंड्स वर्ब में देखिए थोड़ा सा इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब छूट गए थे, तो देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऐसी वर्ब जिसका प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पर ना पड़े तो वो क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और मीन्स नहीं, जहाँ कर्म नहीं हो वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया नहीं, क्रिया के साथ ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया होती है। हालांकि इसको मैं डिटेल में आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर कर रहे हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, आई हर्ट यू, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट हो गया और हर्ट मेन वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट यू हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आई हर्ट यू, ठीक है। तो ये आपकी जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। आई एम हर्ट, ठीक है, मेरा दिल दुखा हुआ है, तो आई एम हर्ट, ठीक है, आई एम हर्ट। तो आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यहाँ पर जो हर्ट है वो आपका क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो हर्ट की जो 3 फॉर्म होती हैं वो हर्ट ही होती हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि मेरे ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।